कितना जरूरी है सेक्स एजुकेशन। अगर मान के चलो आप एजुकेटेड होते, अगर आपके पास इसके बारे में एजुकेशन होती, तो आप ये गलती जिंदगी में नहीं करते। आपको खुद नहीं पता, आप बच्चों को वैन ड्राइवर के साथ भेजते हैं, वैन ड्राइवर कैसे उसके साथ बात करता है, कैसे उसके साथ टच करता है, पियोन कैसे उसके साथ टच करता है, टीचर कैसे करता है। डॉक्टर विनोद, क्या सही उम्र होनी चाहिए बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की? इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, अगर पेशेंट को, अगर मान के चलो बच्चे को एचआईवी होगी, पूरी जिंदगी भर उसको दवाई खानी पड़ेगी। ठीक, हर्पिस है, गुनेरिया है, सिफिलिस है, ट्रैकेमोस है, क्लमीडिया है, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जी जो आप रोक सकते हो। अगर आप 90% 15 से 25 साल की उम्र के लड़के ये सेक्स वर्धक दवाएं जो होती हैं, व्याग्रा, ये खरीदते हैं। कितना बड़ा नुकसान है उनके लिए ये इस तरीके की मेडिकेशन। देखिए रीजन इसमें 2-3 रीजंस है। एक तो अब जब मास्टरबेशन करते हैं, पोर्न मूवीज देखते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं उस वक्त जब आपको मास्टरबेशन करना है, लेकिन जब आपको रियल टाइम सेक्स करना है, वहां पर वो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। वहां पर आपको वो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। क्या मास्टरबेशन नेचुरल नहीं है? नहीं, नेचुरल है। देखिए, हम ये तो नहीं कह रहे, मैंने कभी ऐसी बात नहीं करी कि मास्टरबेशन गलत है। आप सेक्सोलॉजिस्ट हैं, सेक्स के डॉक्टर हैं। जी सर। क्या वाकई में सेक्स के लिए डॉक्टर की जरूरत है? भाभी जी इंटरव्यू देखने के बाद आपको शक की नजर से देखेंगी। नहीं, उनको पता है कि यार लड़का बिंदास है। बोलने में तो कुछ भी बोले, जुबी बीबी बोलते तो हम तो मुर्गा बन जाते हैं। जब आपने अपने परिवार में बताया कि आप सेक्सोलॉजिस्ट बनेंगे, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? देखिए, अभी भी बेसिकली स्टार्टिंग में तो बहुत मजाक उड़ा रहे थे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि दोस्तों, रिलेशन का कदर करो। ये खाली औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए भी। ये तो मुझे लगता है कि आज के नौजवानों में, आज के पुरुषों में बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपके पास सबसे ज्यादा केसेस यही आते होंगे कि हम 5 मिनट से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाते। 2 मिनट। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी कि लोग कहते हैं कि हमारा पेनिस टेढ़ा है, उसे सीधा करना है। तो मैंने कहा आप दवा देते हैं? बोले हाँ देते हैं उसकी दवा। इसके अलावा सबसे ज्यादा पेशेंट्स उनके पास इसके आते थे कि हमारा पेनिस छोटा है, बड़ा कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं, एक तेल देंगे, आप मालिश कीजिए उससे। डॉक्टर साहब देखिए, क्या ये पॉसिबल है? देखिए मेरी बात सुनिए, पेनिस क्यों टेढ़ा होता है? मतलब आज भी ये टैबू बना हुआ है, सेक्स इज अ टैबू। यस। और आज आप डॉक्टर होकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात। 100% बहुत दिक्कत हो। नमस्कार दोस्तों, कारनामा शुरू करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी कि आज का कारनामा भी आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके एंजॉय कर सकें, देख सकें। देखिए, बेशक आज हम सेक्स एजुकेशन पर बात करेंगे, सेक्स पर बात करेंगे, लेकिन कोई अश्लील बात नहीं करेंगे। सेक्स को लेकर के बड़ा झीना सा अंतर है ये। कहां आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं, कहां आप वो दायरा पार करके अश्लीलता के दायरे में पहुंच जाते हैं। सेक्स एक ऐसा विषय है दोस्तों जिस पर बात होती बहुत है, लेकिन खुलकर जितनी बात होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा उस पर छिपकर बात होती है। मेरी बात से आप भी शायद अग्री करेंगे। आप सेक्स एजुकेशन की कितनी भी वकालत कर लें, सेक्स एजुकेशन पर कितनी भी फिल्में बना लें, कितनी भी फिल्में आप देख लें, लेकिन फिर भी सेक्स का सब्जेक्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में एक हवा है। सेक्स सुनते ही हाँ, इस तरीके का रिएक्शन अक्सर बच्चों से लेकर बड़ों तक का आपने अक्सर देखा होगा। अब देखिए, विडंबना देखिए कि कहां तो एक तरफ हमने अपने समाज में सेक्स पर खुलकर बात करने तक का माहौल नहीं बनाया है ना, और कहां दूसरी तरफ सोशल मीडिया की मायावी दुनिया में सेक्स अब जो है वो 18+ का सब्जेक्ट नहीं रह गया है। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल रील्स में पता नहीं क्या क्या और क्या नहीं देख रहे हैं। इस बात से भी आप मेरी एग्री करेंगे। 13+ वाली फिल्मों में किसिंग सीन और पता नहीं क्या क्या दिखाया जाना अब कॉमन हो गया है, बहुत आम बात हो गई है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम सेक्स को लेकर जागरूक हों, उस पर पॉजिटिवली खुलकर बात करें। और इसी बातचीत के लिए आज कारनामा में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन दिल्ली NCR डॉक्टर विनोद रैना का। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कारनामा में।
थैंक यू और अगर देखा जाए तो सही मायनों में आप कारनामा ही करते हैं। गाड़ी मैंने इंट्रो के लिए रोकी हुई थी, आपकी इजाजत हो तो चला जाए सर, अब आगे बढ़ा जाए। जी जी चलिए साहब, तो कारनामा का सफर यहां से शुरू होता है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं अपने गेस्ट से ये पूछता हूं कि कैसे हैं आप, और वही सवाल आपसे भी। थैंक यू सर। अनुराग जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और मैं बड़ा बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि आपने इतना बढ़िया स्टूडियो एक गाड़ी में लगाया है। एंड आई रियली सल्यूट यू कि आपने कितना दिमाग लगाया और कितनी अच्छी क्वालिटी और कितना बढ़िया सेटअप लगाया, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे मिलकर बड़ा मेरी अच्छा गाड़ी में क्वालिटी गेस्ट बैठते हैं तो सेटअप भी क्वालिटी लगाना पड़ता है। नहीं, बहुत बढ़िया। इट्स अ नोवेल आइडिया जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही जरूरी है ये, क्योंकि आप देखिए कि अब अनुराग मुस्कान जो एक स्टूडियो में होता था, अब वो हर जगह अवेलेबल है। हम दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं। हाँ, आपको उनसे बात करनी है, आप बस खाली कमेंट में नीचे लिख लीजिए जी, तो अनुराग जी पहुंच जाएंगे आपके पास। अच्छा, एक चुटकुले के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि बड़े टची हो जाते हैं लोग। सेक्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़कर आंखें भी चुरा लेते हैं। मैंने एक चुटकुला सुना था, और मुमकिन है कि वो चुटकुला आपने भी सुना हो। और ये चुटकुला सुनाया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम समझ पाएंगे कि हमारे समाज में सेक्स को लेकर के किस तरीके का कन्फ्यूजन आज भी है। डॉक्टर साहब, हुआ ये कि एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने पापा के पास पहुंचा और अपने पापा से बोला कि पापा, ये सेक्स क्या होता है? तो फादर जो थे वो कुछ हमारी और आपकी तरह थे, तैयार बैठे हुए थे कि मैं अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दूंगा समय आने पर, और मैं इनको जो है कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, इनकी जिज्ञासा को शांत करूंगा। अब वो बच्चा छोटा था, वो पहुंच गया, तो पिता को लगा कि लगता है वक्त से पहले मुझे इसको एडुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खुद ही पूछ रहा है सेक्स क्या है। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस उसको समझाना शुरू किया कि बेटा देखो, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, फिर वो यंग होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर शादी के बाद ये होता है, वो होता है। और लड़का जो है आश्चर्यचकित होकर के बच्चा वो सुनता जा रहा था बातें। फिर उन्होंने पूरा इंटरकोर्स का प्रोसेस समझाया कि देखो ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। बोला पापा फिर क्या होता है? बोले और फिर आप जैसे छोटे बच्चे दुनिया में आते हैं। जब सब कुछ प्रोसेस समझा लिया तो बाप ने पूछा, बेटा लेकिन आपने क्यों पूछा सवाल? बोला नहीं, मेरे स्कूल की डायरी में मेरे नाम के नीचे सेक्स लिखा हुआ है, तो उसमें क्या लिखना है? सर, सेक्स को लेकर इसी तरह का कंफ्यूजन है। किसको क्या बताना है, किससे क्या पूछना है, किसके क्या मायने निकालने, मतलब क्या निकलेगा उस चीज का, ये किसी को नहीं पता। मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा कि इस कंफ्यूजन से आप रोज दो चार होते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं आपका? आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, सबसे गुड एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, बहुत जरूरी है कि आज के डेट में आपको बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब तक बच्चों को ये पता ना चले कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। एग्जैक्टली। अगर आप बच्चों को, अगर मान के चले आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल 7-8 साल 10 साल के हैं और उनको इसके बारे में पता ही नहीं, तो उनको कभी भी समझ नहीं आएगा कि उनके साथ जो अंकल बैठे हैं क्या वो उनके साथ गुड टच करें या बैड टच करें। अगर उनको इसके बारे में पता होगा तो 100% जो उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है जी वो रुक जाएगा। क्योंकि जब पता होगा बच्चे को कि नहीं अंकल तो मेरे को गुड टच कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब उनको पता होगा कि नहीं अंकल तो मेरे को बैड टच कर रहे हैं, तो वो इस चीज को बिल्कुल वो अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे इसके। तो इससे क्या होगा कि जो शोषण होता है बच्चों का बचपन में वो रुक जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, दोस्तों आपको लगता है कि आप अपने बच्चों से बात नहीं करोगे, उनको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। अब एक छोटे से कैमरे में, आप छोटे से मोबाइल पे पूरी दुनिया सिमट चुकी है। तो आपको आज नहीं तो कल अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि यू शुड हैव ए फ्रेंडली अप्रोच विद योर चिल्ड्रन, कि भाई क्योंकि आप जब बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, किसके साथ खेलते हैं,
क्या करते हैं, उनके साथ कोई अब्यूज तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखिए पहले जमाने में आप ये देख लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम्स थी, यस, हम लोगों को नहीं पता था, तो बहुत बच्चों के साथ अब्यूज होता था। लेकिन अब ये चीज थोड़ी 90% फीमेल्स जो आकर के सामने बताती हैं, वो बताती हैं कि कहीं ना कहीं वो फिजिकली असॉल्ट हो चुकी हैं। बहुत सर जी, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए पहले तो हमको पता नहीं होता था, हमारे पास देखिए अगर मान के चले मैं 50s में हूँ, आप भी तकरीबन उसी एज ग्रुप के हैं, तो हमारे वक्त तो देखो सोशल मीडिया था नहीं, हमारे वक्त तो एक जो सोसाइटी थी क्लोज थी, हम अगर कोई भी अगर बात करता था तो उसके ऊपर उंगली उठती थी जी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उनसे बात करो और बात करके उनसे पूछो, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपको खुद नहीं पता, आप बच्चों को वैन ड्राइवर के साथ भेजते हैं, वैन ड्राइवर कैसे उसके साथ बात करता है, कैसे उसके साथ टच करता है, पियोन कैसे उसके साथ टच करता है, टीचर कैसे करता है, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये चीज करोगे तो कम से कम जो हैरेसमेंट है बच्चों के साथ जो होता है वो बहुत हद तक रुक सकता है। मैंने दिल्ली के ट्रैफिक का हम लोग मजा भी ले रहे हैं तो शायद फिजिकल असॉल्ट बोल दिया, सेक्सुअल असॉल्ट मेरा मतलब था। जो लड़कियां अक्सर कंप्लेन करती हैं कि उनके साथ बचपन में कभी कभी हो चुका है। कुछ बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज तक सामने आई हैं जिन्होंने बताया कि बचपन में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है। खैर, आपने गुड टच और बैड टच से शुरुआत की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हम बच्चों की ही बात से शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर विनोद, क्या सही उम्र होनी चाहिए बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की? इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए 5th क्लास के ऑनवर्ड्स, अच्छा, अगर 5th क्लास के ऑनवर्ड्स आपको बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। देखिए आप जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रोसेस उनको समझा, लेकिन आप उनको एहसास दिला सकते कि आपके साथ जो अंकल है वो कैसा टच कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लिफ्ट मैन है, एक लिफ्ट मैन है जो आपको प्यार करता है, वो आपके सर पे हाथ रखता है आपसे, लेकिन दूसरा लिफ्ट मैन है जो आपको प्यार नहीं करता है, वो अश्लीलता से आपको देखता है। तो ये तो देखो 24 घंटे आप अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, अगर आपको प्रोटेक्शन देना है, तो आपको ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज सर जी, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यस, अब देखिए आप बच्चों को आज के डेट में रोक नहीं सकते। अगर कोई हमको यू टर्न लेना है ना। हाँ जी, हाँ जी, हम रोक नहीं सकते उनको। देखिए मान के चलिए छोटे बच्चे हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहेंगे, अगर उनको पता होगा कि भाई कैसे हमको उसको बिल्कुल साफ तरीके से करना है, हमको एसटीडीज ना हो। क्योंकि देखिए आजकल जो चलन चल रहा है मल्टीपल पार्टनर्स का, और इतने इन्फेक्शंस हैं। देखिए एसटीडीज है, एचआईवी है, अगर पेशेंट को, अगर मान के चलो बच्चे को एचआईवी होगी, पूरी जिंदगी भर उसको दवाई खानी पड़ेगी। हर्पिस है, गुनेरिया है, सिफिलिस है, ट्रैकेमनोस है, क्लैमिडिया है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो आप रोक सकते हो। अगर आप अपने बच्चे जो आपके थोड़े से एडोलेसेंस की तरफ जा रहे हैं, मान के चलो 12, 13, 15 साल के ऊपर है, उनको समझाओ कि भाई आपको अगर सेक्स करना है तो वो आप कॉन्डम लगा के करो, आप प्रोटेक्शन ले लो, और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स मत करो। अच्छा, जब आप सेक्स करने की और बच्चों के सेक्स करने की बात कर रहे हैं तो मैं लगे तो ये भी पूछ लेता हूँ, हालांकि ये मैं बाद में करता आपसे सवाल कि बच्चों की सेक्स करने की सही उम्र क्या है? देखिए अगर आप ब्रिटेन या यूरोप में आप देखोगे तो वहां पर 13 साल से ऊपर तो ये नॉर्मल चीज है। वहां पर तो अगर आप ब्रिटेन में जाओगे तो 15-16 साल में तो लड़कियां अपने बच्चे लेके स्कूल जाते हैं। तो ये तो यूरोप की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन हम तो इंडिया में हमारे देश में तो देखिए अब तो 16 साल के ऊपर यूजुअली अब बच्चे सेक्स करते हैं। अच्छा, इंडल्ज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे देश की जो नॉर्मल सेक्सुअल एज है, जो कंसेंट जहां पर आपको नहीं चाहिए वो है 18 साल से ऊपर। क्योंकि आप अगर मान के चलिए गलती से आपने किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ सेक्स किया जो 18 साल से नीचे है, तो आपके ऊपर पॉस्को लग सकता है। ये बहुत ही खतरनाक एक लॉ है, जहां पर अगर मान के चलिए आपने किसी छोटे 18 साल से छोटे लड़के या लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो भाई साहब चाहे वहां पर कंसेंट हो या ना हो, आपको जेल हो जाएगी और आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये ध्यान रखना है। मान के चलिए
आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एक पेशेंट था हमारा, उसने क्या किया कि उसने वो ब्रोथल्स में जाता था और उसने अपने जो उसका जो पिंप है उसको बुला कि भाई मेरे को छोटी सी लड़की चाहिए सेक्स करने के लिए। अब उसने लड़की बुलाई। अब उसने क्या किया, उसने गलती से उसका आधार कार्ड या कोई चेक नहीं किया कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब वो लड़की थी 18 से नीचे और वो उन्होंने लगाया था ट्रैप। और भाई साहब उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, लड़की ने फोन किया, पुलिस आई, बंदे के उठा के ले गए। भाई साहब 2 साल तक उसको बेल नहीं मिलेगी। हाँ सही बात है। क्योंकि जज साहब का यही कहना था कि भाई ठीक है आपने लड़की बुलाई, ठीक है आपने पैसे दिए, उसका कुछ नहीं भाई, लेकिन तूने एज क्यों नहीं चेक की। तो देखिए कितना जरूरी है सेक्स एजुकेशन। अगर मान के चलो आप एजुकेटेड होते, अगर आपके पास इसके बारे में एजुकेशन होती तो आप ये गलती जिंदगी में नहीं करते। क्योंकि जो हमारा लॉ है वो बहुत खतरनाक है। अगर मान के चलो आपने किसी भी अंडर एज बच्चे के साथ सेक्स किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो भाई साहब आपको जेल 100% हो जाएगी। ये तो उन लोगों की बात रही जो अंडर एज बच्चों के साथ सेक्स कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं सेम एज ग्रुप में, यानी बच्चों की। आजकल आप देखिए कि सोशल मीडिया, इतना ज्यादा बच्चों का एक्सपोजर हो गया सोशल मीडिया में। लव यू, किस यू, हग यू, फक यू, ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गई है बच्चों के बीच में। ये सेक्स एजुकेशन नहीं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ माँ बाप को लगता है कि अगर हमारे बच्चे इस तरीके से बात कर रहे हैं तो शायद वो जो है एडुकेट हो रहे हैं। या मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि सेक्स एजुकेशन गलत तरीके से बच्चों की लाइफ में एंटर कर रही है इस बहाने से? डेफिनेटली। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या बताया, एजुकेशन का मतलब है आपको सेक्स के प्रति उनको एजुकेट करना है कि भाई ये सबसे पहले हाइजीन लेवल कैसे रखना है, आपने आपको कैसे अपनी बॉडी को मिसयूज नहीं करना। देखिए आजकल जो बच्चे हैं वो मास्टरबेशन करते हैं, खूब मास्टरबेशन करते हैं, अपने आप को बहुत ही मिसयूज करते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन हो तो नहीं करेगा। अच्छा, बच्चे पोर्न मूवीज देखते हैं, बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे पोर्न मूवीज देखते हैं। तो उससे देखिए क्या हालत हो रही है, आपका मेंटल लेवल कमजोर हो रहा है, आप अंदर मेंटली परेशान हो रहे हैं, आप वीक हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को भी एक स्टेप लेना चाहिए कि 5th क्लास के ऑनवर्ड्स उनको स्टेप बाय स्टेप एजुकेट करना चाहिए बच्चों को। क्योंकि देखिए आगे जाके उसको ये जानना ही है, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई आगे जाके वो जानेगा नहीं। आगे जाके जब वो बड़ा होगा, मान के चलो 10 साल 15 साल 20 साल का जब बच्चा होगा तो सारी चीजें जान ही लेगा। तो बेटर है उसको उस एक लेवल में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते ही है। हाँ, 9वीं 10वीं में तो हम पढ़ाते ही हैं। उसमें अगर हम आप एजुकेट करेंगे तो सर बहुत बीमारियों से हम रोक सकते हैं और बहुत सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन के मामले में सिर्फ जानकारी होना मैं समझता हूं कि पर्याप्त नहीं है, सही जानकारी होना। मैं एक डॉक्टर विनोद रिसर्च पढ़ रहा था नेट पर। उसमें मैंने पढ़ा कि केमिस्ट पर जाकर के व्याग्रा खरीदने वाले लोगों में 15 से 25 साल की उम्र के लड़के सबसे ज्यादा हैं। 90% 15 से 25 साल की उम्र के लड़के ये सेक्स वर्धक दवाएं जो होती हैं व्याग्रा, ये खरीदते हैं। कितना बड़ा नुकसान है उनके लिए ये इस तरीके की मेडिकेशन। देखिए रीजन इसमें 2-3 रीजन है। एक तो अर्ली मास्टरबेशन। आप देखिए जब छोटे हैं, मान के चलो आप बचपन से ही आपने 10, 12, 15 साल से मास्टरबेशन स्टार्ट कर दिया, आप दिन में 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार कर रहे हो, तो उससे क्या है कि वीकनेस आएगी। अब देखिए वीकनेस आएगी तो मसल्स कमजोर होंगे, आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। क्योंकि देखिए सेक्स जो है ना, ये खाली एनर्जी से नहीं चलता है, इसके लिए हार्मोन चाहिए। आपको एड्रेनलिन चाहिए, डोपामिन चाहिए, आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चाहिए, FSH, LH, प्रोलेक्टिन, बहुत सारे हार्मोन्स का रोल है। अब जब मास्टरबेशन करते हैं, पोर्न मूवीज देखते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं उस वक्त जब आपको मास्टरबेशन करना है। लेकिन जब आपको रियल टाइम सेक्स करना है, वहां पर वो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। वहां पर आपको वो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। यार मैं करूंगा नहीं करूंगा, फिर क्या है, मुझसे होगा या नहीं होगा। हाँ, फिर क्या है, एक ही तरह टैबलेट खाओ। अब फिर पहले आपने
20 mg की खाई, फिर 50 की खाई, फिर 100, फिर उसके बाद वो भी काम नहीं करती। ओहो। और फिर क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों में, फिर इम्पोर्टेंसी हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू डू सेक्स विदाउट मेडिसिन एंड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन एज वेल। भाई साहब, जब मेडिसिन ही काम करना बंद करे, भाई लेवल है ना, अब आप कितनी लेवल, आप हार्मोन्स को कितने लेवल तक रिलीज कराओगे, क्योंकि सारा खेल तो हार्मोन्स का। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप शादीशुदा हो, आप वाइफ के पास जो ही आप पहली बार सेक्स करते हो तो बड़ा इरेक्शन होता है, पूरा महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना आप बिल्कुल फिट रहते हो जी। फिर ऐसा करके थोड़ा कम होता, लेकिन आपको कोई नई लड़की मिल जाती है, आप जो ही उसके साथ बात करते हो तो आपको एकदम से इरेक्शन होता है। रीजन क्या है? एड्रेनलिन, डोपामिन दिमाग में रिलीज हो गया और एकदम से वेसल्स डायलेट हो गए और इरेक्शन टप करके। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मोन्स का खेल है, मींस वहां पर हार्मोन ज्यादा काम करते हैं। आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन की बात की, क्या मास्टरबेशन नेचुरल नहीं है? नहीं, नेचुरल है। देखिए हम ये तो नहीं कह रहे, मैंने कभी ऐसी बात नहीं करी कि मास्टरबेशन गलत है। ओवर मास्टरबेशन इज रॉन्ग, एडिक्शन इसका गलत है। आप करिए, हफ्ते में 2 बार करिए, 3 बार करिए। देखिए पेंस इज ए मसल, आपको मास्टरबेशन करना चाहिए, मैंडेटरी है। अच्छा, अगर आप, क्यों? सर जी पेंस एक मसल है, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे बैठ जाएगा। आप हाथ है, अगर मान के चलो आप इसको बैंडेज लगाओगे, आप इसको 10 दिन तक, 15 दिन, 1 महीने तक बैंडेज रखो, फिर उसके बाद देखो बिल्कुल आपका हाथ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मसल है, उसको चलना फिरना जरूरी है। जब तक वो काम नहीं करेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, तब तक वो फिट ही रहेगा। सेम इज विद द मसल, विद द पेनिस। आप उसको हिलाओगे नहीं डुलाओगे नहीं तो आपका पेनिस प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो मास्टरबेशन इज मस्ट, बट टू ए लिमिटेड। आपको अगर आप लिमिट में उसको रखोगे तो बहुत जरूरी है। अगर आप उसको लिमिट के ऊपर जाओगे फिर तो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक जिसे कहते हैं ना गलत जानकारी भी बहुत ज्यादा लोगों में फैली हुई है। बचपन से हम भी सुनते आए थे, और ये कितनी भी एजुकेशन बढ़ गई हो, कितनी भी नई चीजें आ गई हो, ये चीज नहीं बदली है कि भाई सीमेन की एक बूंद जो है 1000 खून की बूंदों से मिलकर बनी है। तो रोका जाता है कि भाई मत करना, मास्टरबेशन मत करना, कमजोरी आ जाएगी, ये हो जाए। तो क्या ये किस तरीके देखिए क्या ये सच है? मतलब मैं तो जानता हूँ, लेकिन दर्शकों के लिए देखिए सच तो नहीं है। देखिए हाँ, लेकिन एक चीज है कि देखिए जो सीमेन है वो टेस्टिस बनाता है। टेस्टिस को आपसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप खाना खाओ या ना खाओ। वो तो एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो तो स्पर्म्स बनाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कि भाई आप खाओ पियो ना खाओ ना पियो, वो तो स्पर्म्स बनाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्रीज नीचे लगी हैं। लेकिन अब जितना आप इसको ज्यादा निकालोगे उतना वो प्रोसेस बढ़ेगा जी, क्योंकि आप ज्यादा मान के चलो बार बार निकालते हो तो वो प्रोसेस जो है, जो स्पर्म बनाने का, वो ज्यादा होता है। तो आपके बॉडी से वो ज्यादा प्रोटीन निकालेगा। देखा गया है कि अगर आप हाई प्रोटीन रिच डाइट खाओगे तो आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, मॉर्फोलॉजी है, वो बढ़ जाती है। तो अगर आप बढ़िया प्रोटीन खाओगे, मान के चलो आपने अच्छा चिकन खाया, आपने मछली खाया, अगर आप नॉनवेज खाते हैं बढ़िया स्पर्म आएगा। अगर मान के चलो आप वेजिटेरियन है, आपने कटहल खाया, काली उड़द की दाल खा ली, आपने सोयाबीन खाया, आपने पनीर खाया, तो उसमें आप देखोगे कि जो सीमेन की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो बढ़ जाएगी। रीजन क्या है कि जितना आप प्रोटीन ले लोगे, क्योंकि बॉडी से एक्सट्रैक्ट करता है प्रोटीन, ओके, टेस्टिस, ठीक है, फिर बनाता है स्पर्म। फैक्ट है। देखो उन्होंने पहले तो ठीक है, उनके पास साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, लेकिन रियल थ्योरी यही है कि हाँ, प्रॉब्लम तो आपको कमजोर करता है, लेकिन वो एक्सेस में करने। हाँ, अगर आप ज्यादा करोगे। ठीक है, अब हम तमाम सारे लोगों के जो मन में सवाल होंगे वो तो आपसे पूछ ही रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में भी है, वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप सेक्सोलॉजिस्ट हैं, सेक्स के डॉक्टर हैं। जी सर। क्या वाकई में सेक्स के लिए डॉक्टर की जरूरत है? बहुत जरूरी। अच्छा, देखिए मतलब जब इन्वेंट हुआ होगा, जब डिस्कवर हुआ होगा सेक्स, तब तो कोई डॉक्टर नहीं रहा होगा सेक्स का। नहीं, देखिए अब प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं थी ना, तब तो इतना तामझाम था नहीं, एक ही बीवी होती थी। अब भाई साहब, अब आप
अब आजकल भाई साहब आपको अपनी बीवी को भी खुश रखना है, अपने स्टाफ को भी खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को भी रखना है, तो भाई आपको हर जगह वो मर्द के ऊपर बहुत प्रेशर है। और दूसरी चीज, इतना प्रेशर भी नहीं था। अब ये देखिए ना, हम देखो इतना भाभी जी इंटरव्यू देखने के बाद आपको शक की नजर से देखेंगी। नहीं, उनको पता है कि यार लड़का बिंदास है। बोलने में तो कुछ भी बोले, जुड़ी बीवी बोलती है तो हम तो मुर्गा बन जाते हैं। बिल्कुल सेम है सर, ये कहानी सबकी सेम है लगभग। तो देखिए, कहने का ये मतलब है कि पहले जमाने में इसलिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि आपका आबोहवा ठीक थी, टेंशन नहीं थे, प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन आजकल आप देखो, जो लड़का है बेचारा सवेरे 7 बजे उठता है, 8 बजे शेवे नहा के बाहर निकलता है, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कुछ नहीं, मेट्रो में बैठा, धक्के खा के ऑफिस पहुंच गया। वहां पर लेट हुआ तो सबसे पहले उसको डांट पड़ती है, भाई तू लेट क्यों आया, ठीक है। फिर उसके ऊपर फाइल, फिर वो पूरा दिन काम करता है, फिर उसके पास टाइम ही नहीं है, ब्रेकफास्ट तो चला गया, फिर लंच का टाइम नहीं है क्योंकि लंच में भी काम कर रहा वो। फिर वो निकलेगा शाम को थका हुआ, बिल्कुल बेचारा मरा हुआ, फिर वो मेट्रो में वापस आएगा, घर पहुंचेगा, फिर वो क्या करेगा, खाने के ऊपर टूट पड़ेगा क्योंकि पूरा दिन का भूखा है वो। बिल्कुल। और भाई साहब ओवर ईटिंग हो जाएगी, और अगर थोड़े सा वो वेल ऑफ है, फिर ड्रिंक्स, फिर दारू पिएगा, फिर नशा करेगा, फिर परेशान होगा। उसके बाद भाई साहब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो सेक्सुअल लाइफ उसकी खराब होनी है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी घर में बैठी है, वेट करे, सुन आ गया। तो भाई साहब कहां से लाएगा एनर्जी? वो तो मरा पड़ा है यार, उसको तो ऑफिस में जलालत हुई है। अभी देखो ट्रांसपोर्ट, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब हालत देखो भाई साहब, जो हम कितनी देर से चल रहे हैं और जाम में ही है। देखो हम भी नहीं चल रहे। देखिए ये सबसे सिंपलेस्ट रोड है। अब देखिए यहाँ पर कितना रश है, तो प्रॉब्लम्स है, टेंशन्स है। जब आप प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, टेंशन्स बढ़ेंगी, तो आपको फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये तो होगा। और अगर उसको आपको ठीक करना है, तो वहां पर अगर आप पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको हार्मोन्स के बारे में पता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए अगर अच्छा डॉक्टर है, डिसाइड करता है कि नहीं आपको कौन सी दवाई चाहिए, आपको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर विनोद रैना, हमारी और आपकी तो खैर बहुत सालों से पहचान है। मैं पहले भी कई बार आपसे पूछना चाहता था, पर मैंने सोचा था किसी दिन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करूंगा तो ये बात आपसे जरूर पूछूंगा। हमारी सोसाइटी में आज भी केमिस्ट पर जाकर कॉन्डोम मांगना एक बड़ी शर्म की विषय है, या प्रेगनेंसी स्ट्रिप मांगना सार्वजनिक रूप से सबके सामने हम नहीं बोल पाते, है ना। ऐसे माहौल में, जबकि आज भी ये माहौल है, आप डॉक्टर बन चुके हैं, कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपने अपने परिवार में बताया कि आप सेक्सोलॉजिस्ट बनेंगे, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? देखिए अभी भी बेसिकली स्टार्टिंग में तो बहुत मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, हाँ 2000 हुआ ऐसा? हाँ 2002 में मेरे जो कोलीग्स थे, अरे रहना क्या कर रहा है तू यार, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम एमडी मेडिसिन हो, तेरे को यार नॉर्मल प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम यार हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाओ, तुम डायबिटीज में घुस जाओ, तुम और कहीं भी जाओ, लेकिन तुम सेक्सुअल मेडिसिन में क्यों जा रहे हो? मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया जी, मैं नॉर्मल प्रैक्टिस करता था, तो ये 2004 की बात है। तो मेरे पास पेशेंट आया, तो वो कह रहे हैं कि भाई उसने बोला सर मेरे को आप कोई अच्छी सी दवा दे दो, मुझे सुसाइड करना है। हट्टा कट्टा, अच्छा क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने बोला यार क्या हो गया भाई? कह रहा सर बेसिकली जो मेरी वाइफ है दिल्ली पुलिस में है, और वो मेरे को ना 4 साल से मेरे से बात नहीं करती है। अच्छा। और ना हमारा कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं ये बहुत दिक्कत में हूँ सर। मैं बड़ा रीजन है, क्या सर मैं सेक्स नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ, और इस चीज को तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा। तो सर अब मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मुझे शक है उसके ऊपर कि वो किसी मर्द के साथ है। तो सर मैं तो बड़ा हैरान, मैंने बोला भाई मेरी बात सुन, हम ऐसा करते हैं, हम आपका ना, मैं तेरे को कुछ दवाई लिखता हूँ, तो इसको 10-15 दिन के लिए खा ले, सुसाइड तो कभी भी कर सकते हैं, तो 15 दिन के बाद कर लियो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तू लास्ट चांस तो ले ले। कह रहा ठीक है सर, आपने बोल दिया, आप मेरे को दवा लिख दो। मैंने दवाई लिख दी, बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन बना के मैंने उसको भेज दिया, और मैं बड़ा राहत फील करे, भाई यार सर जी 15 दिन आ गए, मॉर्निंग में वो पहुंचे, मैं मर गया यार, ये तो वापस आ गया। तो बस वो जो ही आया, वो मेरे वो पैरे छू रहा है,
वो मैंने बोला भाई क्या हुआ? आत्महत्या कैंसिल। हाँ मैंने बोला नहीं, हाँ अरे आप सुनो तो सुनो। मैं हाँ। कह रहा सर 4 साल के बाद आज पहली बार मेरी बीवी ने मेरे को चाय पिलाई। मैं रीजन तो बता। कि सर आज शाम को ना हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा 4 साल के बाद। और सर सवेरे उठ के उसने मेरे पैर छुए और मेरे लिए चाय बनाई सर। अच्छा। सर मैं आपका थैंक यू करता हूँ सर, ये आप कुछ पैसा है जो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये आप रख लो। यकीन मानो 2004 में वो बहुत पैसे थे और उसने मेरे को पूरी वसीयत दिखाई थी कि ये गाड़ी इसके नाम पे, ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे, ये इसके नाम पे। वो जब सुसाइड करने वाला था कि उसने वसीयत बनाई थी कि मैं जब दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे। हाँ बाप रे बाप। और बस अब फिर उसके बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि यार ये डिपार्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, खाली है, वैक्यूम है इसमें। और फिर उसके बाद भाई साहब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं काम करूंगा तो खाली इसी डिपार्टमेंट में। और फिर मैंने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने वेबसाइट्स बनाई, फिर मैंने बहुत काम किया। अब तो सर 20-22 साल हो गए और माता रानी की कृपा है, मींस ठीक है। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल, वैसे तो आपसे जितने भी लोग सवाल करते होंगे वो उनके व्यक्तिगत ही सवाल होते होंगे लेकिन ये आपसे व्यक्तिगत सवाल है। आपकी डॉक्टर साहब लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? नहीं मेरी तो सर लव मैरिज हुई। तब तो कन्वीनियंट है। अच्छा, और वैसे भी शादी के बाद आप सेक्सोलॉजिस्ट बने? नहीं, सेक्सोलॉजिस्ट तो मैं शादी से पहले ही था। अच्छा, शादी से पहले ही थे। हाँ। तो फिर तो ये सवाल बनता है कि जब आपके इन-लॉज को ये पता चला होगा, जब भाभी जी ने बताया होगा कि लड़का क्या करता है, नहीं, तो लड़का सेक्स का डॉक्टर है, लड़का सेक्सोलॉजिस्ट है, तो क्या रिएक्शन था उनके परिवार का? नहीं, जब मेरी वाइफ बेसिकली, मेरा जो प्रोफाइल था वो जीवन साथी में था। तो अच्छा। बहुत सारे वो लड़कियां वो करती थी, मेरा वो प्रीमियम प्रोफाइल था। अच्छा। तो वो नंबर दिखता था मेरा मोबाइल। हाँ। तो बहुत लोग मेरे को फोन करते थे, तो मैं बोला ठीक है जी, मैं तो किसी से मैं मिलने जाता, कोई मेरे से मिलने आता था। तो चांस की बात है मेरी जो वाइफ है वो मेरे को मिलने आ गई। वो भाई साहब जब वो मेरे को मिलने आई तो उसको ना 1-1.5 घंटा वो लाइन में वहां पर खड़ी रही। अच्छा। क्योंकि वो जो असिस्टेंट है मेरी, उसको तो पता नहीं था, मेरे को भी पता नहीं था कि हाँ ये लड़की इस पर्पस से मिलने आई है, जीवन साथी पर देख। हाँ, वो भी वो लाइन में खड़ी रही। तो जब वो मेरे सामने बैठे, हाँ बताइए, कह रहा आप ही तो बुलाया था। हाँ। मैंने बोला हाँ बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है तो मेरे को लगा पेशेंट है। वो बोला सर जी आपने तो मेरे को फोन करके बुलाया था कि मिलने के लिए। वो मैंने रियलाइज किया, सॉरी यार आपको इतना टाइम वेट करना पड़ा। फिर उसको एहसास हुआ कि भाई यार इस डिपार्टमेंट में लाइन तो बहुत है, यहाँ पर तो टाइम ही नहीं है सर के पास। तो लड़का सारे सपने पूरे कर देगा नहीं सर जी, ये डिपार्टमेंट इतना अच्छा है कि आप यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप उनको बिल्कुल, अगर एक अच्छा डॉक्टर है, अगर आप उसको बिल्कुल बेसिक रूट लेवल से आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, बहुत सारी। अच्छा आजकल क्या है, आजकल मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़े होते हैं। यहाँ थोड़ी देर गाड़ी लगाते हैं क्योंकि शाम हो रही है और ये पेड़ों की छांव की वजह से ना लाइट हमारे और आपके चेहरे पर कम आ रही है। ठीक। तो यहाँ थोड़ी देर खड़े होकर बात करते हैं। जी बताइए। देखिए जो आजकल क्या है कि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। हाँ। अब मान के चलिए आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी बीवी है, सवेरे उसने आपको लताड़ा गाली मारी कि भाई तुम यार नाकाबिल आदमी हो, तुम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। शाम को बेड में यार कैसे सेक्स कर पाओ? लेडीज के लिए तो बड़ा आसान है कि भाई उनको तो कोई हार्मोन्स की जरूरत नहीं, इरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो तो सेक्स उन्हें सेक्स डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है नहीं जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो लेकिन इतना ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। अब लड़के को तो यार मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसको इरेक्शन तब भी आएगा जब वो जो मॉर्निंग वाली जो जिल्लत है उससे बाहर निकलेगा, फिर वो रोमांस सोचेगा, फिर वो इरेक्शन होगा। बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरी सेक्स पूरा दिमाग का खेल है। फिर इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम औरतों से, तमाम लेडीज से कि अगर आप कोई रिलेशन बनाते हो आप उसको बिगाड़ो मत। आप अपना जो आपका बॉयफ्रेंड है, आपका जो पति है, उसको प्यार करो, रेस्पेक्ट दो, उसको मसाज करो, उसको बॉडी में
सर में तेल लगाओ, बॉडी में तेल लगाओ, उसको पैर दबाओ, कंधे दबाओ, पैर दबाने की जरूरत नहीं, कंधे दबाओ। सुन ले भाई, सब सुन ले ये तो बात। अगर आप ये करोगे तो उससे क्या है कि उनको गुड फील फैक्टर आता है, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें मिस आप एक अच्छा रोमांटिक माहौल बनाओ, उससे क्या है कि उनका ऊपर दबाव जो है वो कम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मर्द को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लड़की, चाहे उसकी कोई वैल्यू ना हो, अगर वो खाली बोले ना मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसे राम भगवान को सीता माई ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं, 14 साल वनवास काटा उनके साथ। हाँ। तो आप समझिए कि ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए। अगर एक लड़की खाली बोले मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दुख दर्द के साथ हूं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए हूं, तो भाई साहब उस औरत के लिए मर्द बिल्कुल जिंदगी निछावर करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप जब पर्सनल चीजों में जी इगोइज्म, आप लड़ते हो, गालियां मारते हो, अगले जो आपका पार्टनर है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो फिर वो रिलेशन लंबा नहीं चलेगा। जहां पर वहां पर ना प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर फिर वो बाढ़ आ गई ना और थोड़ी सा पानी घुस गया बीच में, गेम खत्म, तीसरा आदमी आ गया। जहां पर उस रिलेशन में तीसरा आदमी घुस गया, चाहे वो तीसरी औरत हो या आदमी हो, कोई भी, आपका रिलेशन खत्म। फिर आप उस रिलेशन को बचा नहीं सकते हो, फिर आप पछताओगे, रोओगे, माफी मांगोगे, फिर वो सिस्टम वापस नहीं आता। तो इसलिए बीइंग ए सेक्सोलॉजिस्ट, मेरा आपसे ये निवेदन है कि दोस्तों रिलेशन का कदर करो। ये खाली औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए भी है। आप अगर लेडी को खाली बोलोगे ना कि यार मैं तेरे साथ हूं, तेरे दुख दर्द में साथ हूं, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ लोगों को मतलब नहीं होता, वो सिर्फ सेक्स करते हैं अपनी बीवी के साथ, कुछ नहीं, भाई साहब कोई लेना देना नहीं, भाई साहब उनका वो एक सब्जेक्ट होता है, उनको कोई बस डिस्चार्ज करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट। यस, हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप सेक्स से स्पोर्ट, आपको सेक्स एज स्पोर्ट्स पर्सन, जब आप दो टीम्स खेलते हैं तो वहां पर हारना नहीं है, वहां पर जीतना है। तो यार वो दोनों के लिए बराबर है ना। बहुत अच्छी आपको मर्द को भी ध्यान रखना है कि जो हमारी जो पार्टनर है कि वो सेटिस्फाई हो जाए, और लेडी का तो ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई अगर लेडी रोमांटिक हो, यार वो सकिंग करे और बढ़िया से मसाज करे। अरे भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते कि जो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो, आप सोच भी नहीं सकते। आपका रिएक्शन कमाल का था। आप यकीन मानो कि भाई आप उस लड़की के लिए, उस औरत के लिए जान निछावर करोगे। अब दूसरा मर्द का भी बहुत फर्ज है कि उसको प्रोटेक्शन दे, उसको सपोर्ट करे। देखो उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखे। यस, कि भाई उसको बिल्कुल गलत राह पे ना जाए। तो जब आपका रिलेशन कोडियल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट नीड देखनी है। देखिए देखा गया है कि मेल्स की जो नीड है वो ज्यादा है फीमेल्स, लेकिन आजकल सेक्सुअल नीड, हाँ, लेकिन आजकल उल्टा है। आजकल फीमेल्स के पास ज्यादा पार्टनर्स होते हैं मेल्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि उसमें जब आप मल्टीपल पार्टनर्स लाते हो तो वहां पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस आ सकती हैं, HIV हो सकते हैं, तो ये फिर और प्रॉब्लम है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। देखो आप एक पार्टनर रखो, उसी के साथ सारे जो बढ़िया आप सेक्स कर सकते हो। जी डॉक्टर साहब, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कपल को मिनिमम कितना सेक्स करना चाहिए? मतलब हफ्ते में अगर मैं पूछूं, 2 times a week is enough to it's enough, yes, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। गुड सेक्सुअल लाइफ में 2 times a week इज अ गुड सेक्सुअल लाइफ। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो ठीक है, 3 times, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप नहीं कर पाते हो। बेसिकली आप हर दिन अगर आप सेक्स करते हो तो उसमें फिर वो इंतजाम नहीं रहता है, फिर वो मजा नहीं रहता। वो स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, आपने शादी की 6 महीने साल तक वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको अच्छा लाइफ आपके साथ गुजारना है तो 2 times a week सेक्सुअल इंटरकोर्स इज वेरी गुड। लेकिन जरूरी है कि उसमें प्रीमेच्योर एजुकेशन ना हो। आजकल क्या होता है कि लड़के खाना खाते नहीं, ध्यान देते नहीं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उसमें क्या है कि इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप तो इजैकुलेट हो गए, तो बेचारी लड़की वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर वो परेशान होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस लड़की का जी सेक्स से हट जाता है और वो फिर आपके साथ सेक्स करना नहीं चाहती, या फिर कहीं और लग जाता है। हाँ, और दूसरा चीज,
लड़की, अगर आप एक बार सेक्स करते हो लड़की के साथ, एक इंटरकोर्स के दौरान लड़की का जो डिस्चार्ज है वो 8 से 10 बार होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तब जाके वो रियली सेटिस्फाइड है। तो ये आप कैसे डिसाइड टास्क? यस, इट्स अ बिग टास्क। या तो चाहिए 40 से 50 मिनट चाहिए आपको 40 से 50 इंटरकोर्स का। यस, तब जाके वो सेटिस्फाई होगी। ये तो मुझे लगता है कि आज के नौजवानों में, आज के पुरुषों में बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपके पास सबसे ज्यादा केसेस यही आते होंगे कि हम 5 मिनट से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाते। सब 2 मिनट 2 मिनट बताइए। क्योंकि पोर्न मूवीज, उन्होंने तो इतना मॉस्टरबेशन किया होता है। तो इसलिए बेटर है कि आपको, अच्छा अगर आप वॉक करते हो, 1 घंटा वॉक करो, 10 से 15 बादाम खाते हो, 1 से 2 अखरोट खाते हैं, काली उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार, ब्रोकली हफ्ते में 2 बार, सोयाबीन हफ्ते में 2 बार, कटहल हफ्ते में 2 बार, अगर नॉनवेज खाते हैं तो मछली हफ्ते में 2 बार। ये बढ़िया प्रोटीन है। आप ये खाओगे तो भाई साहब आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। आप वॉक करो, आप फ्रूट्स को बढ़ाओ, आप वेजिटेबल्स को बढ़ाओ, रोटी और चावल को कम करो। ये चीजें करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। सेक्सुअल लाइफ के लिए आपको वॉक जरूरी करना है, आपको ओबेसिटी को कम करना है। स्मोकिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आजकल तो लड़कियां ज्यादा सिगरेट पी रही हैं, सॉरी टू से। हाँ, वो तो है, लेकिन उनको तो यार इरेक्शन नहीं लाना है ना। अच्छा, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो पी ले। हमको उनसे कोई लेना। यार मर्दों में प्रॉब्लम है ना, बेसिकली पेनिस इज अ मसल। जब आप सिगरेट पीते हो, वो तारकोल जो है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से हार्ट में फिर वो पूरे वेसल्स में जाता है। और पेनिस में छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, उसमें वो तार, आप किचन में देखो, आपका जो एग्जॉस्ट लगा होता है ना, यस, आप उसमें देखो काली ऊपर से वो बिल्कुल जाती है। हाँ, वो काला तार जैसा वो जमा होता है धुएं का, सेम आपके वेसल्स में जम जाता है जब आप सिगरेट पीते। तो भाई सिगरेट बंद करो। दारू अगर ज्यादा पीती है उसको कम करो। दारू से प्रॉब्लम नहीं होती है, ड्रिंक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अल्कोहल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा पियोगे तब प्रॉब्लम, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा। एक्सेस हर चीज का बुरा है। अच्छा, एक और एक्सेस हो रहा है, वो भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। उसकी पीड़ा आपको भी होगी। आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको दीवारों पर, शहर में घुसते ही, शहर शुरू होते ही दीवारों पर विज्ञापन लिखे हुए मिलते हैं, शर्माएं नहीं, फौरन आकर मिलें। और ये जो हकीम होते हैं, ये जो वैद्य होते हैं, आप देखिएगा, ये अक्सर इनका पता होता है पुराने बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास। ये एक कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी होती है सड़क पर दवाखाना खोल के बैठे हुए। जो वैद्य है वो कह रहा है 200 रुपए की दवा ले जाओ, खुश हो जाओगे। अभी जो सड़क पे बैठे हैं, ये 50 रुपए की दवा में कहते हैं कि क्या वो, मैं एक जगह पढ़ रहा था, सड़क पर जाते हुए रेड लाइट पर, वो सिग्नल पर मैंने देखा, वो बगल में बैठा हुआ था, तो उसके पोस्टर लगा हुआ था कि बच्चा खाए जवान हो जाए, जवान खाए पहलवान हो जाए, पहलवान खाए शैतान हो जाए। तो डॉक्टर साहब, काम तो सब एक ही कर रहे हैं, यही काम आप कर रहे हैं, यही काम वो पुराने बस स्टैंड पे जो बैठा है वो कर रहा है, रेलवे स्टेशन के पास जो बैठा है वो कर रहा है, और यही काम जो सड़क पे फुटपाथ पे बैठा वही कर रहा है। तो कैसे डिफरेंशिएट, ये झोला छाप, इनके खिलाफ आप जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर मुहिम क्यों नहीं चलाते? देखिए सर, ये कितनी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। जो गरीब आदमी आपके पास नहीं आ सकता, वो इनके पास आता है, उल्टी सीधी दवा खाता है और पता नहीं क्या होता होगा बेचारे। दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मैं एंटीक्वैकरी का मेंबर हूँ। तो देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप देखिए क्या है कि ये जो बाबा है, ये क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स को मिक्स करके, और उसमें ये आपने जितने भी सेक्स स्टिमुलेंट्स है उनको डाल के, आपको पूड़ियों में डाल के दवा बना के देते हैं। अरे वाह। चाहे वो कोई भी हो, आप किसी भी पंडित के पास जाओ, कोई भी, चाहे वो BMS हो, चाहे वो आप आयुर्वेदा हो, चाहे वो कुछ भी हो, यूनानी हो, कुछ नहीं, वो सरम बसम सब उसमें नोटंकी है, कुछ नहीं होता इनमें से। हाँ, कुछ दवाएं जैसे अश्वगंधा है, शताब्दी है, आप वो 3-4 जड़ी बूटी है, अगर उसको खाओगे तो वो थोड़ा सा फर्क करेगा। वो तो नॉर्मल भी है। अगर आपने बटर चिकन खाया तो अगले दिन आपको इरेक्शन आएगा, आपने मसाले ज्यादा खाए तो इरेक्शन आएगा, उसका कोई रोल नहीं है। देखिए, रोल है हार्मोन्स। जब तक आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट नहीं होगा, FSH LH प्रोलैक्टिन रेगुलेट नहीं होगा, तब तक भाई साहब आप में सेक्सुअल पावर आ ही नहीं सकती। डोपामिन, एड्रेनलिन अगर बढ़िया से रिलीज नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं होगा। तो उसको ठीक करने के लिए एक नॉर्मल डॉक्टर ही उसको समझ सकता है जी। ये क्या करते हैं, ये आपको बस एक लोकल एक थेरेपी होती है। जैसे आप 10 रुपए की टैबलेट लेते हैं केमिस्ट से, वही वहां तोड़ के आपको दवाई पूरी में डाल के वो उसको खिला देते हैं, उससे फर्क तो पड़ना ही है। देखिए, आपने व्याग्रा है तो
असर तो दिखाएगी। वो तो दिखाएगी, वो आप चाहे वो बसम में डाल दो, चाहे वो किसी चीज में डाल दो। ओके। तो इसलिए, या वो च्यवनप्राश आजकल बहुत सारे टीवीज में ऐड भी आते हैं। तो बस अब ये प्रॉब्लम तो है, लड़ रहे हैं, लेकिन रूल भी है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है, देश में घूसखोरी बहुत है, अफसर प्रॉपर काम नहीं करते, एजेंसीज प्रॉपर काम नहीं करते। अगर एजेंसी चाहे तो इनका नाक में दम कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई लगता है, टेस्ट कराओ। सबसे पहले आप टेस्ट कराओ। मैं आपको टेस्ट का नाम बताऊं, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और PSA अगर आपकी एज 40 से ऊपर है। ये टेस्ट कराओगे, आपको पता चल जाएगा कि हार्मोन्स की कमी है। तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकता है, आपको ठीक कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है, दवाई खाओ और वही दवाई खाओ जिसकी कमी है, और आप वो दवाई खाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं जब पत्रकारिता मैंने शुरू की थी तो न्यूज़पेपर के लिए एक सर्वे किया था। ये जो सड़क पर बैठते हैं इन लोगों से मैंने पूछा था कि सबसे ज़्यादा लोग क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी कि लोग कहते हैं कि हमारा पेनिस टेढ़ा है, उसे सीधा करना है। तो मैंने कहा आप दवा देते हैं? बोले हाँ देते हैं उसकी दवा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पेशेंट्स उनके पास इसके आते थे कि हमारा पेनिस छोटा है, बड़ा कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं, एक तेल देंगे, आप मालिश कीजिए उससे। डॉक्टर साहब देखिए, क्या ये पॉसिबल है? देखिए मेरी बात सुनिए, पेनिस क्यों टेढ़ा होता है? जब भी आप मास्टरबेशन करते हैं, मान के चलिए आपका इरेक्शन है, आपने वो पेनिस बेड के साथ दबा के रखा, आपको आदत होगी, फिर वो टेढ़ा हो जाएगा। मसल्स ही तो हैं। हाँ, क्योंकि आपका लिगामेंटल ब्रेकेज हो गया, फिर वो ठीक नहीं होगा। उससे कोई प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाली थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो। आप अगर सर्जन के पास जाओगे, उसको बोलोगे सर मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो ठीक कर देगा। लेकिन उसमें खतरा है कि पता चला कि आपका ठीक तो हो गया, पता चला उसने और कुछ काट दिया कि उसकी इरेक्शन ही खत्म हो गया। तो बेटर है कि मत कराओ। दूसरी चीज, पेनिस ये एक ऑर्गन है, इसको सर एक बारी जो साइज है वही रहेगा, वो बड़ा नहीं होगा। हाँ, बहुत लोगों में जैसे ओबेसिटी है, अगर मान के चलो ओबेसिटी आपकी बढ़ती है, आप मोटापा बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है कि पेनिस का साइज छोटा हो जाए, श्रिंक हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको वेट लॉस करना पड़ेगा भाई, तब भी जाके पेनिस बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा वो। बाकी कोई भी दवा देगा, वो क्या करेंगे, वही सेक्स स्टिमुलेंट देंगे। इरेक्शन अच्छा होगा तो थोड़ा सा लगेगा आदमी को, लगेगा कि हाँ साइज पे फर्क। हाँ, पर वो तो जाहिर सी बात है, इरेक्शन बढ़िया होगा, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा हो गया। वो बड़ा नहीं हो रहा भाई, वो साइज वही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, देयर आर सम ऑपरेशंस जो आप कर सकते हो। ऑपरेशन उससे अगर आप अगर ऑपरेशन करोगे तो उससे क्या है कि आप पेनिस का साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो फिर आपको प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, इम्प्लांट्स डालने पड़ेंगे। हो जाता है 1 से 2 इंच आप साइज बढ़ा सकते हो। सिलिकॉन इम्प्लांट पड़ता है, उससे साइज बढ़ता है। चलिए एक लाइटर नोट पे एक सवाल, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो बिंदास उसका नंबर मांगते हैं, अरे सर अपना नंबर दीजिएगा। जब लोग आपसे ऐसी पब्लिकली मिलते हैं, किसी पार्टी में मिलते हैं, किसी फंक्शन में मिलते हैं, तो बिंदास ऐसी नंबर मांगते हैं या फिर कोने में ले जा करके सर अपना नंबर दीजिए? देखिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि तुम विनोद जी से नंबर क्यों मांग रहे थे। देखो 2 टाइप के बंदे, कुछ तो कहते हैं कि यार ये तो हमारा दोस्त है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग हैं जो शर्माते, वो तो हमारे से फोटो खींचने में भी सब लोग शर्माते हैं, हमारे पास आते ही नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त है कि हम बोलते हैं कि यार आप क्लिनिक पे जाओ, अरे नहीं भाई हम नहीं आएंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो है, मतलब आज भी ये टैबू बना हुआ है, सेक्स इज अ टैबू। यस, और आज आप डॉक्टर होकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात। 100% और बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेक्स एजुकेशन, सर ये वक्त बदलेगा, बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। आप देखो कि 10 साल पहले और 10 साल बाद बहुत फर्क हो रहा है, और आगे जाके और बढ़ेगा। चलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर विनोद रैना आपको, कि आप वाकई सही मायनों में कारनामा कर रहे हैं। मैं तो नाम का कारनामा कर रहा हूं, आप काम का कारनामा कर रहे हैं, और ये कारनामा आप इसी तरीके से जारी रखें। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। हम डॉक्टर विनोद रैना से फिर मिलेंगे, क्योंकि इस विषय पर इतनी ही बात की जाए ये ज़रूरी नहीं है। मैं और डिस्क्रिप्टिवली आपसे बात करूंगा सर, और पॉइंट्स लाऊंगा, मैं सर्वे करूंगा लोगों में जाकर के कि सेक्स को लेकर के क्या समाज में फैल रहा है और क्या फैलना चाहिए। और उसके बाद हम एक बार फिर कारनामा में मिलेंगे और
हम समय समय पर मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक रेवोल्यूशन, एक मुहिम की तरह हमें सेक्स एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपने कारनामा के लिए वक्त दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर विनोद रैना, बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन दिल्ली, आज कारनामा में हमारे मेहमान थे, कारनामा के सफर के हमसफर थे। ऐसे ही एक और खास मेहमान अगले कारनामा में सफर में हम सफर होंगे। आप कारनामा देखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कारनामा आपको कैसा लगता है, आप इसमें किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, किस तरीके के गेस्ट्स आप चाहते हैं कि मैं कारनामा में लेकर आऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को पढ़कर उन पर अमल कर सकूं, उन्हें अमल में ला सकूं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे बड़ा हौसला मिलेगा। और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये काम जरूर कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा फायदा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कारनामा का ये सफर आपको कैसा लग रहा है। बहुत जल्दी अगले गेस्ट के साथ फिर कारनामा में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब ने आज जो बातें कही हैं वो सिर्फ सेक्स लाइफ के लिए नहीं, नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है, उन्हें अमल में लाइएगा। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।